गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है इंडिया स्टडी चैनल आईक्यूलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मैकेनिक्स चैप्टर में गति टॉपिक पर। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं और इसकी परिभाषा बिल्कुल शॉर्टकट में यह होगी कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज करती है तो गति कहलाती है, और कोई वस्तु अपने समय के साथ स्थान नहीं चेंज करती वो विरामावस्था में होगी। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस या दूरी। तो दूरी इसका सीधा सा अर्थ यही होगा कि वस्तु द्वारा तय किया गया संपूर्ण मार्ग या संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। और दूरी एक अदिश राशि होती है और दूरी का मान सदैव पॉजिटिव होता है। इसका मान निगेटिव या जीरो नहीं होता है, इसका मान सदैव पॉजिटिव ही होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब तब तक वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। नेक्स्ट बात करने वाले विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अंतिम वस्तु की स्थिति और प्रारंभिक वस्तु की स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक अदिश सदिश राशियों कौन कौन सी है इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अदिश राशियाँ कौन सी हैं और सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट बात करें हम चाल। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है। इसका सूत्र होता है v=t और चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल की त्रिज्या L/-1 होती है। इसमें मात्रक और विमा दो शब्दों का यूज हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी पॉइंट्स फिजिक्स के किसी भी पॉइंट्स के आप लोगों ने अभी तक मात्रक या विमीय सूत्र नहीं स्टडी किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मात्रक विमीय सूत्र याद कर लीजिए। क्योंकि कंपटीशन में SSC, रेलवे, बैंक, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो वहाँ से फिजिक्स में चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूरा से पूछा जाता है, 1 नंबर का अवश्य आता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले वेग। किसी भी समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, जिसे इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। इसका सूत्र होता है v=t। इसका भी एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी विमा L/-1 होती है। और नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं और इसका जो बेसिक से परिभाषा डिफिनेशन करें तो किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो हम वस्तु के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल होता है वेग में परिवर्तन अपान लगा समय या समय अंतराल। इसका सूत्र होगा A=v-u/t। इसका यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। v सूत्र होगा L/-2। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कौन कौन सी होती है? जो सर्कुलर मोशन होता है, इसमें जब कोई वस्तु किसी वृत्त में गति करती है और एक समान चाल से गति करती रहती है तो गतियाँ हमेशा वृत्तीय गति कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोणीय विस्थापन का, जिसे इंग्लिश में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वृत्तीय गति के अधीन अगर कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूम जाती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में जो वस्तु है जितना कोण घूम जाएगी वो वही उसका विस्थापन होता है। और ये कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक रेडियन होता है। इसकी विमाहीन राशि होती है। ML/T0 होते हैं सभी और इसकी जो विमा होगी वो विमाहीन होगी। और नेक्स्ट आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसकी बेसिक सी परिभाषा यही होगी कि जब कोई वस्तु या कोई कण या कोई पिंड कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को ही उसका वेग कहते हैं। किसी भी वस्तु को दर उसमें समय को डिपेंड करता है
इसलिए इसको प्रदर्शित ओमेगा से करते हैं। इसका सूत्र होता है कोणीय वेग इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अर्थात कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है और इसकी विमा वो जो होगी वो टी⁻⁻1 होगी। नेक्स्ट आता है रेखीय वेग। रेखीय वेग किसी रेखा पे जब कोई कण गमन करता है, किसी एक सिंपल सी और सीधी रेखा पर कोई वस्तु या कण गमन करता है या चलता है, तो उस पर एक जो कोण होगा वो एंगल 0 होगा। इस स्थिति में इसका सूत्र जो कोणीय वेग से डिपेंड करता है, तो इसका सूत्र होगा रेखीय वेग इक्वल कोणीय वेग इंटू वृत्त की त्रिज्या या लाइनर मोशन की त्रिज्या। तो इसका भी यही सूत्र होगा। रेखीय वेग एक वेग ही होता है, तो इसका जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड होगा, इसकी विमा होगी L⁻⁻1 होगी। नेक्स्ट आता है गति के समीकरण। गति के कौन कौन से समीकरण हैं? तो गति के 3 समीकरण होते हैं। फर्स्ट समीकरण जिसमें हम अंतिम वेग का मान निकालते हैं। जब कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय 3 चीज़ें दी होगी और अंतिम वेग पूछ रहा होगा, तो सबसे पहला सूत्र लगाएंगे गति के समीकरण का v = u + at। नेक्स्ट सेकंड समीकरण जब हमें दूरी ज्ञात करनी हो तब लगाते हैं s = ut + ½ at²। एंड थर्ड समीकरण डिपेंड करता है v u और 2as, अर्थात v पर अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और विस्थापन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर इसमें अंतिम वेग निकालना होगा तो v² = u² + 2as। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका सरल मशीन। सरल मशीन इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मशीन। सरल मशीन जो होते हैं वो सभी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जितने भी सरल मशीन होंगे, जैसे कि घिरनी, पुली और स्क्रू गेज हो गया, उत्तोलक, लीवर और इंक्लाइंडिंग प्लेन इत्यादि जितनी भी होती हैं, सभी घूर्णन गति या बल आघूर्ण गति पर आधारित होती हैं। इसमें सबसे पॉइंट पहला आता है उत्तोलक। क्या होता है? लीवर। उत्तोलक सरल मशीन का एक उदाहरण होता है जिससे हम किसी भी टेढ़ी छड़ या किसी भी छड़ को, सीधी या टेढ़ी छड़ को हम स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर सकते हैं, जैसे कि चिमटा हो गया, सरौता हो गया, कैंची हो गया। तो ये सभी उत्तोलक कहलाते हैं। उत्तोलक में 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आलम्ब, सेकंड पॉइंट आता है आयास, थर्ड पॉइंट आता है भार। तो फर्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं आलम्ब। यह वो बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्ण घूर्णन कर सकती है, आलम्ब कहते हैं। आलम्ब वो पॉइंट होता है जिसमें उत्तोलक की छड़ घूम सकती है। इसका मतलब कि आलम्ब एक बेस होता है जिस पर उत्तोलक की छड़ टिकी होती है। और आयास, आयास कहते हैं उत्तोलक पे जो बल लगाया जाता है। उत्तोलक किसी भी वस्तु को उठाने के लिए 3 पॉइंट इसमें लीवर में, उत्तोलक में 3। फर्स्ट है आलम्ब, दूसरा है आयास, तीसरा है भार। तो भार तो वो वस्तु हो गई जिसको हम उठाएंगे। आलम्ब वो हो गया जिसके सहारे हम किसी मतलब सरल कर सकते हैं, उसको उठाने का तरीका सिंपल कर सकते हैं। और जो हम उठाएंगे तो हम ताकत जो व्यक्ति लगाएगा, कोई मशीन या कोई क्षण किसी भी प्रकार से जो कोई ताकत लगाएगा उस भार को उठाने के लिए, वो आलम्ब होगा। और वो आयास होगा और जिस पर टिकी होगी वो क्षण, वो आलम्ब कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तोलक के प्रकार। ये उत्तोलक के 3 पॉइंट्स होते हैं जो मतलब अंग हैं उत्तोलक कह सकते हैं एक प्रकार से। और उत्तोलक प्रकार कितने होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब, भार और आयास, इन 3 पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। तो आलम्ब, भार और आयास के बीच में होता है। इसका मतलब भार और आयास इन दोनों के बीच में अगर आलम्ब है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जैसे एग्जाम्पल में कैंची, सिंडासी, सीसॉ, सीसॉ मीन्स झूला जिसे हिंडोला भी कहते हैं, हैंड पंप इत्यादि जितने भी
उपकरण होते हैं इन सभी में ध्यान दिया होगा। कैंची में हम जो मिड पॉइंट होता है वहीं से घूमता रहता है। इसका मतलब मिड पॉइंट हुआ आलम्ब, और जहाँ हम हाथ लगाते हो वो हमारा आयास, और उस तरफ भार या कोई वस्तु काटने के लिए यूज की जाती है, तो हमारी हुई भार के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं झूला। झूला में एक मिड पॉइंट होता है, पॉइंट के कारण ही झूला रिंग करता रहता है, घूमता रहता है, घूर्णन करता रहता है। इस स्थिति में झूला को प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में रखेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा मिड पॉइंट में झूला ही आएगा। कैंची इसका सिंपल सा उदाहरण कैंची है, और जब कैंची याद उदाहरण आएगा तो इसका मतलब बीच में क्या आएगा, बीच में आलम्ब आएगा। इसका मतलब कि अगल बगल आएंगे आयास और भार। अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो भार होगा वो आयास और आलम्ब के बीच में होगा। जैसे कि सरौता, एक पहिया वाली ठेला गाड़ी, और नींबू निचोड़ने वाला चिमटा इत्यादि। इन सभी में देखा ध्यान दिया होगा सरौता में क्या होता है कि हम मिड पॉइंट पे नहीं होता है, जो वहाँ भार होगा वो हमेशा मिड पॉइंट में रखते हैं और अगल बगल से उसको दबाते हैं, जिससे कि काम भी आसानी से हो जाता है। और आलम्ब और आयास, इन दोनों के सहारों से हम भार को आसानी से कम उसको सरल कर सकते हैं, उसको सही तरीके से आसानी तरीके से कार्य कर सकते हैं। इस स्थिति में हम बात करें तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में हमेशा जो भार होगा वो सेकंड नंबर पे होगा, और तृतीय श्रेणी उत्तोलक में भार किनारों पर होता है और आलम्ब भी किनारों पर होगा, आयास बीच में होगा। तो आज चर्चा हो गई मोशन और उत्तोलक मशीन के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी कैसी राय है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक